अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर आप कोई भी ईवी टू व्हीलर पसंद करते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रैल 2028 से पूरी रजिस्ट्रेशन पेट्रोल व्हीकल्स की बंद कर दी है। तो इसमें आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि और भी स्टेट्स इंक्लूड हो जाए ये पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अभी जो ईवी अडॉप्शन है वो तेजी से बढ़े जा रहा है इंडिया के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईवी अडॉप्शन जैसे ही बढ़ता जाएगा उसकी वजह से पेट्रोल की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट्स के अंदर इंडिया की वो तेजी से कम होने वाली है, तो इसके वजह से आपको एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि ईवी के अंदर भी 100% पैसा वो है फॉरेन मार्केट्स पे डिपेंड करने वाला है। बल्कि इसमें मेजर प्रोमिनेंस होने वाला है चाइना का, क्योंकि चाइना के अंदर है ना पूरा लिथियम का प्रोडक्शन लिमिट है और उस वो पूरा वर्ल्ड के अंदर 90% से भी ज्यादा का मोनोपोली कंट्रोल कर रहा है। अगर एक व्हीकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से 42% ये बैटरी बनाने में चला जाता है, क्योंकि एक यही मेन कंपोनेंट है। और उसके अंदर सिर्फ 20% जितना इंडिया के अंदर लोकली मैन्युफैक्चरिंग होता है असेंबलिंग और सॉफ्टवेयर के लिए जो यूटिलाइज हो रहा है, और 18 से 20% पूरा रॉ मटेरियल्स आज चाइना पे डिपेंड करता है इंडिया। डेकेड्स का टू व्हीलर मार्केट का एक्सपीरियंस है इन ब्रांड के पास, बजाज, टीवीएस, हीरो मोटर और होंडाई के पास। और उसके सामने अगर एक बेहतरीन प्लेयर बनना और मार्केट में नाम कमा के वो पोजीशन के ऊपर कंपटीशन देना इन ब्रांड्स को, वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक ही ब्रांड ने अभी यहाँ पे ईवी के अंदर अडॉप्शन किया और ईवी व्हीकल्स के सिर्फ ही एंट्री ली है, और उसमें 5 लाख रुपीज तक की पर स्कूटर की कॉस्ट आ रही थी। उसके सामने उन कंपनी ने 1.25 लाख रुपीस तक की कॉस्ट रखी थी सेलिंग पे। टीवीएस, बजाज, हीरो मोटर और हैंडई के पास स्टैब्लिश ब्रांड के साथ उनके पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का, और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी है। और इन सब के सामने एक न्यू कंपनी को सेटअप करना और उनका ट्रस्ट डिलीवर करना और वैल्यूएबल इंसाइट डिलीवर करना वो व्हीकल के अंदर और वही सेम रेंज के अंदर, वो ज्यादा चैलेंजिंग बात है। अगर आपकी कॉस्ट 5 लाख रुपीस तक की है और 1.25 लाख रुपीस तक की आपको गाड़ी सेल करना, तो एक ये जो नेगेटिव मार्जिन के अंदर व्हीकल का बेचना और जो स्केल करना पूरे इंडिया के अंदर एक जाइंट कॉम्पिटिटर के सामने, एक यही बड़ा बहुत चैलेंजिंग पॉइंट है। आज हम यही बात करेंगे कि कैसे ये ब्रांड ने कैसे ये लॉसेस कम किए और टॉप 3 पोजीशन कैसे हासिल की। प्योरली इंजीनियरिंग बेस के ऊपर मार्केटिंग को लाउड को साइड में रख के इन लोगों ने अपने सर्विसेज के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू डिलीवर की, और कैसे इन जाइंट्स कंपनीज को भी इनको सामने इनका मार्केट शेयर लेते दिखाया और टॉप 3 पोजीशन बरकरार कैसे रखी। ये कंपनी ने ईवी टू व्हीलर मार्केट के अंदर अगर आप मई 2026 की रिपोर्ट देखोगे तो टीवीएस, बजाज और उसके बाद ईथर का नाम आ जाता है, तो टॉप 3 ईवी टू व्हीलर स्कूटर बन जाती है ये। आईआईटी मद्रास के अंदर इन लोगों ने बहुत साल बिताए और प्रोटोटाइप तैयार किए, और उसके बाद इन लोगों ने अपनी खुद की कन्विक्शन बिल्ड की कि यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे एक फिनिश गुड प्रोडक्ट रेडी हो सकता है। और उसके बाद स्टैंडर्ड की इन लोगों को एक नॉलेज के हिसाब से कि अगर आपको कोई भी काम शुरू करने का है, वैल्यू क्रिएशन करनी है, तो कोई भी ऑफिशियल परमिशन की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली के चलते हुए इन लोगों के पास भी लाखों रुपए का बजट था, और इन लोगों की पता था कि इतने रुपए की सेविंग्स है वो डूब सकती है। अगर हम लोगों ने कुछ वैल्यू क्रिएट कर ली तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। और इन लोगों ने बैठ ली और इन लोगों ने वो प्रोडक्ट के ऊपर और इनोवेशन की और डेवलपमेंट की, और उसके साथ साथ इन लोगों को पता था कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमको बहुत ज्यादा बैटरी की कॉस्ट हेवीली आ रही है, पर जैसे ये बिजनेस ग्रो होगा तो बैटरी की कॉस्ट भी कम होगी और अच्छे ग्रॉस मार्जिन भी मिल सकते हैं। जहां बाकी ब्रांड्स चाइना से किट्स मंगवाकर लोकली कंपोनेंट्स कुछ असेंबल करती थी और प्राइवेट लेबल लगा के सेल कर रही थी व्हीकल, और एथर ने बहुत कोशिश की थी कि उसको कहां से अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो वहां पे इंडिया के अंदर काम कर सके। और उसको बहुत सारे नोज मिलने के बाद उसने एक फाइनल डिसीजन लिया, इफ इट डजंट एग्जिस्ट बिल्ड इट। जब उन लोगों ने बैटरी और टच स्क्रीन पूरी सिस्टम लॉन्च किया और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट इन हाउस बिल्ड किया, जो बैटरी स्वाइपिंग वाला सिस्टम है वो इतना इंडिया के अंदर वर्क नहीं कर सकता, तो लोगों ने फिक्स बैटरी सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके साथ गूगल और एथर ने भी अभी पार्टनरशिप कर चुके हैं। जो गूगल मैप्स है वो अभी एथर के अंदर पूरा डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल रहेगा, और ये पूरा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं और कोई टू व्हीलर के अंदर। जब तरुण मेहता कोल ईमेलिंग कर रहे थे तो सचिन बंसल से उन लोगों को रिप्लाई मिल गया, और सचिन बंसल को एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात लगी, क्योंकि तरुण मेहता ने क्लियरली बोला था कि हमको बाकी सब जगह से नोज है और आपसे एक उम्मीद है। तो तरुण मेहता को सचिन बंसल की तरफ से 6 करोड़ रुपीस मिल गए थे, और उसके बाद टाइगर ग्लोबल से भी इनको फंडिंग मिल गई और कंपनी की तेजी की रफ्तार बढ़ती गई। एथर ने अपनी जो गाड़ियों के अंदर हाइब्रिड स्टील एल्यूमिनियम मटेरियल को चूज किया और वो फ्रेमवर्क पूरा फैक्ट्री के अंदर एस्टैब्लिश किया, और उसी के साथ एथर की जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई
और देश का नंबर 3 ईवी टू व्हीलर प्लेयर भी बन गया और इंडिया का सबसे बड़ा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी बन गया। एथर के पास 1500 से भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं जो उन लोगों का जो डैशबोर्ड है वो सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, R&D के ऊपर काम करते हैं और इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ उन लोगों के क्या एडवांटेज मिल जाता है कि गूगल ने भी पार्टनरशिप की, गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन भी उसके अंदर आ गया। अगर एक टू व्हीलर पेट्रोल के ऊपर रन करते हो तो 4 रुपीज पर किलोमीटर का कॉस्ट आ जाता है और अगर यही ईवी में देखोगे तो 1 रुपीज से भी कम का कॉस्ट आता है पर किलोमीटर का। अगर कस्टमर सर्विस की बात करें तो 238 सेंटर्स से भी ज्यादा और उसके बाद एक्सपीरियंस सेंटर की बात करें तो 700 प्लस सेंटर्स उन लोगों के एस्टेब्लिश हो चुके हैं। एक टाइम था 2 to 3 करोड़ रुपीज तक का मंथली रेवेन्यू था और तब भी सचिन बंसल और टाइगर ग्लोबल ने यहाँ पे सपोर्ट किया था और इन लोगों का आज 300 करोड़ रुपीज तक का प्लस का रेवेन्यू है मंथली और इनका टारगेट है 5 to 6,000 करोड़ रुपीज तक का रेवेन्यू पहुंचा। अगर चार्जिंग एप्लीकेशन की बात करें तो 86% इसका अडॉप्शन है और ये पूरा इंडस्ट्री के अंदर लीडर बन चुका है क्योंकि इतना अडॉप्शन चार्जिंग एप्लीकेशन का और किसी का भी नहीं है इंडिया के अंदर अभी टू व्हीलर में। इंडिया में टू व्हीलर मार्केट के अंदर एथर ने अपना पूरा जो डीपली इंजीनियरिंग बेस है वो पूरा एग्जीक्यूशन में डाला और ओला ने वहां पे मार्केटिंग के अंदर डाला और उसने भी अपना इंजीनियरिंग बेस डाला था पर उनका जो मार्केटिंग क्राउड था वो ज्यादा था और उसकी वजह से उनको जहाँ पे मार्केटिंग क्राउड जैसे ही खत्म हुआ तो वहां पे जो प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू डिलीवर नहीं हुई तो उनकी जो दिक्कतें दिखने लगी मार्केट में। इंडिया टू व्हीलर मार्केट की बात करें तो सबसे ज्यादा पहले टॉप पिक के अंदर मोनोपोली क्रिएट करके बताता था वो ओला था। तो ओला की जो मार्केटिंग कैंपेन थी वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे कम होने लगी और ओला ने पूरा जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पूरा एग्जीक्यूट किया था इंजीनियरिंग के ऊपर उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी और यहाँ पे पूरा एथर के ऊपर मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और एथर ने यहाँ पे डीपली पूरा इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन किया और यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट डिलीवर किया तो उन लोगों का भी ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा अच्छे से इंक्रीज होता गया ब्रांड का। एथर का जो प्रोटोटाइप था वो पूरा प्रीमियम मार्केट के लिए बनाया गया था। उसके बाद उन लोगों ने अभी धीरे धीरे कॉस्ट रिड्यूस की और फैमिली स्कूटर की तरफ भी उन लोगों ने फोकस किया। ओला का एक टाइम के अंदर 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर था और उन लोगों ने पूरा वेंचर फंड्स के ऊपर उन लोगों ने पूरा मार्केट क्रिएट किया था और मार्केट के अंदर पूरा स्टैब्लिश किया था अपना बिजनेस। अगर मई 2026 की स्टैटिस्टिक देखें तो ओला का जो बेस है वो ज्यादा कम दिख रहा है। अगर हम नंबर 1 पोजीशन की बात करें तो ऑलरेडी वो टीवीएस है, आपको मैं बता चुका हूँ, और बजाज है, उसके बाद एथर रन कर रहा है और एथर का जो मार्केट शेयर है वो 18.6% है ईवी मार्केट के अंदर। और अगर फोर्थ प्लेयर की बात करें तो वो विबा है और फिफ्थ प्लेयर की बात करें तो वो ओला इलेक्ट्रिक है। तो ओला इलेक्ट्रिक एक टाइम था कि वो नंबर 1 पोजीशन लीड कर रहा था और आज वो टॉप 5 के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत ज्यादा जो उनका जो डैमेज हुआ था प्रोडक्ट के अंदर और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे उसकी वजह से ओला का यहाँ पे मार्केट शेयर बहुत ज्यादा लूज हुआ है और ये सारी कंपनियों ने यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे मिल गया उनको। हीरो मोटर क्रॉप के पास 30% से भी ज्यादा एथर की शेयर होल्डिंग्स है और एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बैकिंग मिल जाता है और इथर को हीरो मोटर क्रॉप का जब पार्टनरशिप हुई थी तो उन लोगों को भी गाइडेंस मिली थी और उनकी इंजीनियरिंग टीम्स के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई थी तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी कि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो उनकी 5 लाख रुपीज तक पहुंच गई थी। उनको भी यहाँ पे ये स्टडीज के अंदर इनको भी हेल्प मिली थी और मार्केट में क्या करने का और कैसे उन लोगों को पूरा सेटअप क्रिएट करने का है तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी हीरो की तरफ से। इथर को यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी के भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि जो पीएलआई स्कीम थी उसका एक पूरा स्ट्रिक्ट रूल था कि 10,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी प्लेयर्स एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे ये मार्केट के अंदर उनको ये बेनिफिट मिल गया पर जो एथर है उसको ये बेनिफिट नहीं मिल गया। ये स्टार्टअप्स के लिए पूरा एक दीवार रेडी हो गई थी कि यहाँ से इन लोगों को पार कैसे करने का है। तो इन लोगों ने एथर ने पूरा ये सब्सिडी की बिना 1 रुपया लिए हुए ये पूरा फाउंडेशन और ये मार्केट के अंदर डोमिनेंस की जगह एक टॉप 3 प्लेयर्स बन चुके हैं। अगर लास्ट 3 साल की एनुअल सेल्स की बात करें एथर की तो 2024 के अंदर 1,09,000 यूनिट्स बेच चुके हैं और 2025 के अंदर 1,55,000 यूनिट्स बेच चुके हैं और अगर 2026 की बात करें तो 2,62,000 यूनिट्स बेच चुके हैं ये कंपनी और 69% इसकी ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से। एथर अभी महाराष्ट्र के अंदर एक न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है उसमें करीबन 10 लाख यूनिट्स एनुअली प्रोडक्शन होने वाली है और एथर की अगर करंट कैपेसिटी की बात करें तो वो 4,20,000 कैपेसिटी पे बैठे हुए हैं। तो कंबाइंड जब ये फैक्ट्री कंप्लीट होने वाली है महाराष्ट्र की तो कंबाइंड ये लोग 14 लाख यूनिट्स प्लस के ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं एक साल के अंदर। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो चाइना इसमें लिथियम के अंदर बहुत ज्यादा लीड ले चुका है
क्योंकि अगर चाइना की बात करें तो 75% लिथियम प्रोडक्शन आज चाइना के पास है, और उसके साथ 20 गीगा फैक्ट्रीज उनकी जो चाइना को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाती है। और उसके साथ इन लोगों के पास अगर रिसाइकलिंग बैटरी की भी बात करें तो वो 66% रिसाइकलिंग बैटरी भी चाइना के अंदर ही है। और चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, वेदांता और अडानी और उसके बाद और भी ग्रुप्स है, अमर राजा, एक्साइड, उन लोगों ने भी और बैटरी से इन्वेस्टमेंट की है। जो बैटरी का मैनेजमेंट है वो यहाँ पे जितना हो सके उतना बना सके, और अदर फॉरेन मार्केट के अंदर जहाँ पे लिथियम और जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है बैटरी बनाने के लिए, वो सोर्सिंग किया जा सके और चाइना से डिपेंडेंसी कम की जा सके। अगर ईवी टू व्हीलर प्रोडक्शन की बात करें और यूटिलाइजेशन की बात करें तो टॉप 5 ब्रांड्स है उनका आज क्या स्टेटस है। अगर आप ओला की बात करें तो वो करंटली 50% यूटिलाइजेशन कर पा रहा है अपनी कैपेसिटी का। अगर आप टीवीएस की बात करें तो वो करीबन 62% यूटिलाइज कर रहा है, और बजाज की बात करें तो वो 45% कर रहा है, और हीरो क्रॉप की बात करें तो उसकी 35% यूटिलाइजेशन है। अगर एथर की बात करें तो वो 62.62% की लीड कर रहा है, और बीच टाइम के अंदर जब भी पीक टाइम आया था तो फाउंडर ने बोला था कि 90% ऑक्यूपेंसी पे हम लोग चल रहे हैं अभी। तो एथर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैपिटल यूटिलाइजेशन के अंदर। अगर टॉप 5 कंपटीटर की बात करें तो इसको लीड टक्कर दे रहा है तो वो टीवीएस ही है। टीवीएस के भी 62 है और एथर का भी 62 है। अगर हम इंडिया और चाइना की जो टू व्हीलर मार्केट के अंदर जो बैटरी सिस्टम है वो ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है उसकी बात करें तो इंडिया के अंदर फिक्स चार्जिंग नेटवर्क की बात करें तो वो करीबन 63% है, और अगर वही चाइना में देखें तो 35% अराउंड घूमता है। और अगर रिन्यूएबल बैटरी सिस्टम की बात करें तो इंडिया में 23 से 25% है, और मोस्टली वो इंडिया चाइना के अंदर मोस्टली वही डिपेंडेंसी 53% तक की है। तो वो ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं चाइना के मार्केट। और बैटरी स्वैपेबल की बात करें तो वो करीबन इंडिया में तो 10 से 12% और वही सेम चाइना के अंदर भी है। अगर एथर की एक जो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इनका करीबन 42% टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिथियम के ऊपर ही और जो बैटरी का पैकेजिंग है उसके ऊपर ही यूज हो जाता है। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात करें, कंट्रोल्स की बात करें, और जो पूरा ट्रांजिशन है, और यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो एक एक चीज की कितनी कॉस्ट लग जाती है। अगर हम ब्रेक्स, टायर्स और बॉडी की बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर की, वो करीबन 4% का लग जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और उसके बाद वायरिंग की बात करें, डैशबोर्ड टच स्क्रीन है उसका भी 4% कॉस्ट आ जाता है। और फैक्ट्री की लेबर की कॉस्ट, और इसके तरीके से आप देख सकते हो पूरा कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट। तो ये पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट एथर की बैठ जाती है। तो इसमें आप देख ही सकते हो कि जो मेजोरिटी प्रोडक्शन है वो चाइना के पास ही चला जाता है, क्योंकि जो लिथियम के अंदर पूरा वर्ल्ड है चाइना पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद बहुत सारी माइंस है और जो रिफाइन प्रोसेस है वो भी चाइना के पास बहुत लार्ज स्केल के अंदर है। और यहाँ पे चाइना बहुत पहले से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था और वहाँ पे लीड ले चुका था लिथियम के अंदर, क्योंकि चाइना ने देख लिया था वो उसका जो कंट्रोल है वो पूरा लिथियम के ऊपर बेस करता है। तो लिथियम के अंदर उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हैवीली कर ली थी पहले से ही, और वहाँ पे इस वजह से वो लीड कर रहा है।